नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित और आपका कल्पना एस्थेटिक्स की हेल्थ इन्फॉर्मेशन सीरीज में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि हेयर ट्रांसप्लांट या उस जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स कहाँ करने चाहिए, किन्हें करने चाहिए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इस बारे में क्या विचार है। थोड़ा सा टॉपिक अलग है आज का। 20 सितंबर 2022 को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक नोटिस जारी किया जिसका टाइटल था गाइडलाइन ऑन एस्थेटिक सर्जरी एंड हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स। इस डॉक्यूमेंट के जरिए मैं समझता हूं नेशनल मेडिकल कमीशन आम जनता को यह बताना चाहता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन किन लोगों को करना चाहिए, कहां करना चाहिए और जहां भी हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है उस जगह को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनके मापदंड क्या हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या है। ये मैंने खोल रखी है वो पीडीएफ जो कि मैंने डाउनलोड की थी नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट से। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। 20 सितंबर को जारी इस नोटिस में नेशनल मेडिकल कमीशन कहता है सबसे पहले कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया दरअसल एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही किया जाना चाहिए है। पहली बार ये लाइन पढ़ी थी तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई और फिर खुशी हुई। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई बार इससे पहले मेरे पास पेशेंट्स आके पूछ चुके हैं कि डॉक्टर आप हेयर ट्रांसप्लांट को सर्जरी क्यों बोलते हो, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। मैं सबको यही समझाता हूँ ये सामान्य प्रक्रिया हो सकती है लेकिन क्योंकि चीरा लगा रहे हैं तो एक तरह की सर्जरी ही है, और क्योंकि चीरा लगा रहे हैं और सर्जरी है तो सर्जरी के हिसाब से सभी तरह के प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करना ज़रूरी है। और आगे इस पूरे पीडीएफ में नेशनल मेडिकल कमीशन ने यही चर्चा की है। पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को करना चाहिए और ये बात हम सबको मालूम है, पर साथ में ये भी बताते हैं कि इन आरएमपीज को किस तरह की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। बहुत लंबा है, मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन एक नोट करने वाली चीज़ है जो कि दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट शुड प्रेफरेबली बी अंडरटेकन only by those who have surgical grooming like formal surgical training such as MCH or DNB plastic surgery, MD or DNB dermatology with adequate grooming and dermatological surgical procedures। ये वाली काम की चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। It is also noted that the above named specialties have hair transplantation as a core topic in their curriculum। बात बिल्कुल सही है क्योंकि मुझसे ये भी पूछा जा चुका है कि ये तो बड़ा मामूली सी प्रोसीजर है, कोई भी कर सकता है। नहीं, कर कोई भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, लेकिन कई बार समझाना पड़ता था कि ये कोर टॉपिक है, ये सिखाया जाता है मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जन्स को और डर्मेटोलॉजिस्ट को। अब मेडिकल कमीशन ने खुद ही लिख दिया है, थैंक यू। खैर, इसका ये मतलब है कि प्रेफरेबली एमसीएच प्लास्टिक सर्जन को या डर्मेटोलॉजिस्ट को ही हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। बात काफी गोल घुमा के कही हुई है। खैर, जो भी है, नीचे आते हैं। फिर एनएमसी कहता है कि एक आरएमपी को ये 4 काम करने रहेंगे। प्री ऑपरेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब सर्जरी के पहले मरीज से मिलकर के ये तय करना कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है भी कि नहीं, उनकी समस्याएं सुनना, उनके सवालों के जवाब देना, पहला कंसल्टेशन देना, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। सर्जरी की प्लानिंग, ये भी डॉक्टर की जिम्मेदारी है। तीसरा पॉइंट जो कि अच्छा है और मैं बताऊंगा ये क्यों लिखा उन्होंने, सर्जरी एग्जीक्यूशन, मतलब सर्जरी के वो पार्ट्स, वो हिस्से जो कि एक डॉक्टर को, एक आरएमपी को करने रहेंगे। डोनर एरिया हार्वेस्टिंग, यानी पीछे वाले हिस्से से बाल निकालने का जो पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट में। हेयरलाइन डिजाइन, बालों को कहाँ पे इम्प्लांट करना है। रेसिपिएंट साइट क्रिएशन, वो जो छोटे छोटे छेद बनाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में बाल पिरोने से पहले, वो भी डॉक्टर का ही काम है। और उसके अलावा कोई अगर मेडिकल इश्यूज हैं तो उनसे डील करना, कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाता है तो उनसे डील करना भी डॉक्टर की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी डॉक्टर की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि एक कंप्लेंट कई बार सुनने में आती है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था मगर डॉक्टर साहब तो वहां थे ही नहीं। काफी कॉमन कंप्लेन है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बिगड़ गया तो कंप्लेन जाती है कि डॉक्टर साहब तो वहां थे ही नहीं तो इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बिगड़ गया। तो इन सब बातों का जवाब देने के लिए डॉक्टर का रोल एक हेयर ट्रांसप्लांट में क्या है उसे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं।
देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें 8 से 10 घंटे लगते हैं और अकेला डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर के साथ में उसकी टीम भी होती है। उस टीम में उसके नर्सेज भी होंगी, ओटी टेक्नीशियन भी होंगे, हेयर ट्रांसप्लांट असिस्टेंट्स भी होंगे। मगर एनएमसी ये कह रहा है कि सब कुछ टीम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। टीम को भले ही सारा काम आता होगा, मगर डोनर साइट हार्वेस्टिंग, हेयरलाइन डिजाइन और रेसिपिएंट साइट क्रिएशन ये डॉक्टर का काम है। उसके लिए डॉक्टर को वहां मौजूद होना जरूरी है। फिर एनएमसी कहता है कि कोई भी आरएमपी एक नॉन एक्रेडिटेड हेल्थ प्रोफेशनल को हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रेन नहीं करेगा, ये अनएथिकल है। अब एक्रेडिटेड हेल्थ प्रोफेशनल से क्या मतलब हुआ? मतलब वो लोग जो ओटी में काम कर सकते हैं कानूनी तौर पर, जैसे नर्सेज, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट, जितने भी अलाइड मेडिकल फील्ड्स हैं। हम किसी भी सामान्य व्यक्ति को बुला करके हेयर ट्रांसप्लांट सिखा करके ओटी में नहीं भेज सकते कि अब आप हेयर ट्रांसप्लांट में मदद करा दीजिए। वो नेशनल मेडिकल कमीशन के हिसाब से गलत है, अनएथिकल है। हालांकि मैं समझता हूँ ऐसा होता भी नहीं होगा, मगर फिर भी उन्होंने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा। खैर, आइए दूसरे पेज पर नेशनल मेडिकल कमीशन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल या क्लिनिक परफॉर्मिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में चर्चा करता है कि कम से कम क्या होना जरूरी है एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के पास। बाकी सब चीजें तो जरूरी हैं ही देखिए, लेकिन खास तौर पे पेशेंट की मॉनिटरिंग और कोई इमरजेंसी आ गई तो उस इमरजेंसी से कैसे डील करेंगे, उसकी हैंडलिंग के लिए उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। वो कहते हैं कि इमरजेंसी ड्रग्स, बॉयल्स मशीन जो कि बेहोश करने काम में आती है, हेयर ट्रांसप्लांट बेहोश करके नहीं करते हैं, सुन की सुई लगाकर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेहोश करने की मशीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कल को कोई एडवर्स रिएक्शन हो गया तो मरीज़ की जान बचाने के लिए इस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इंट्यूबेशन सेट्स और एम्बू बैग, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक स्टैंड बाई में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, बेहोशी वाले डॉक्टर साहब की भी वहाँ मौजूदगी ज़रूरी है, ताकि अगर कल को कोई दिक्कत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मरीज़ में दिक्कत होती है, ऐसा सैकड़ों में एक होता है, लेकिन वही कोई भी हो सकता है, तो उस केस में इन सब चीज़ों की व्यवस्था पहले से होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर ये सब है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना भी वहाँ नर्सिंग स्टाफ है वो इमरजेंसी डील करने के लिए पहले से ट्रेंड होगा। उसके अलावा नीचे आते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन कहता है कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स यानी कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स किसे करने चाहिए। अब उन्होंने यहाँ ये नहीं लिखा है कि किसे नहीं करने चाहिए, बहुत सिंपल 2 लाइन में चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी। वो कहते हैं कि जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोसीजर करना चाह रहे हैं वो खुद से देखें कि क्या उनके कोर करिकुलम में, क्या उनके कोर्स में उन्हें पढ़ाया गया था। अगर उन्हें पढ़ाया गया था तो वो करें, और वही गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए कोई भी प्रोसीजर करने के लिए। बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो कि सभी तरह की स्पेशलिटी के लोग कर सकते हैं। वो जनरल सर्जन भी कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन भी कर सकते हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर उनके कोर करिकुलम में पढ़ाया गया है तो वो उसे कर सकते हैं। ये डॉक्टर को खुद को तय करना होगा। लेकिन यहाँ पे सजा का कोई प्रावधान नहीं लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उनके अलावा अगर कोई करेगा तो कोई भारी नुकसान हो जाएगा या कि उसे सजा हो जाएगी। आइए और नीचे चलते हैं, और नीचे वाले हिस्से में नेशनल मेडिकल कमीशन ने थोड़ा बहुत हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टरों के बारे में कहा है, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाया है कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी आर नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी। इसीलिए हर कोई ये सर्जरी करके बाद में ये नहीं कह सकता कि इमरजेंसी थी इसलिए करना पड़ गया। ये इलेक्टिव है, पूरी तरह से ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्जन को ही करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हैं। पहला पॉइंट, ये सब यूट्यूब के वीडियोस देख के नहीं सीखा जा सकता। बहुत ही अच्छी बात कही है। दूसरा पॉइंट जो कि काम का है, ओटी टेक्नीशियंस और असिस्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक सर्जरी में असिस्ट करा रहा है उसे मेडिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए। क्यों? ताकि वो डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन वगैरह वगैरह ज़रूरी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हों, और किसी भी सर्जरी को करने से पहले उस सर्जरी के लिए उनकी पर्याप्त ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रहेगी। ये है तीसरा पॉइंट। इसके अलावा वो कहते हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, आरएमपी के पास, उस डॉक्टर के पास जो भी प्रोसीजर कर रहा है, एनेस्थीसिया बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी मरीज़ की सर्जरी हो रही है उसका प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूरी है। सभी तरह की जांचें होके यह तय हो जाना चाहिए कि ये सर्जरी के लिए फिट हैं कि नहीं हैं। और तीसरा ये भी ज़रूरी है
कि पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम की व्यवस्था हो जहाँ पे पेशेंट के वाइटल स्टैटिस्टिक्स की मॉनिटरिंग हो सके। अब यहाँ तीसरे पेज में एनएमसी कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाली जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण करता है। वो कहता है मैन पावर के नाम पे सर्जन को छोड़कर हेयर ट्रांसप्लांट और एस्थेटिक सर्जरी के लिए ट्रेंड ओटी पर्सनल जैसे कि स्टाफ, टेक्नीशियंस, ओटी मास्टर्स की जरूरत भी होती है, तो उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इट शुड बी अ हॉस्पिटल विद फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग इंडोर पेशेंट्स। बेहतर होगा कि वो एक अस्पताल हो जहां पे मरीजों को भर्ती करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता हो। दूसरा पॉइंट है, जिस भी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी हो रही है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी, वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एसेप्सिस और फ्यूमिगेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो हों। अरे वही सब जो कि एक रूटीन ओटी के अंदर फॉलो होता है। अगर वो अस्पताल होगा जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर होंगे तो ये 3-4 चीज़ें तो होंगी ही, जैसे कि वहाँ पे फ्यूमिगेशन होगा इन्फेक्शन को रोकने के लिए, वहाँ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था भी होगी, स्टरलाइजेशन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के और लिनन ड्रेप्स जो भी सर्जरी में काम आते हैं वो भी स्टरलाइज करके काम मिलेंगे। तीसरा, हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट वो तो है ही, क्योंकि हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक बेहोशी वाले डॉक्टर साहब की भी आवश्यकता होगी, और बेहोशी वाले डॉक्टर साहब होंगे तो उनके साथ में सारी इमरजेंसी की दवाइयाँ भी होगी अगर कल को कोई इमरजेंसी हो जाए तो मरीज की जान बचाने के लिए। चौथा पॉइंट अच्छा है और ये काम का और ये समझने वाला भी है, ये अधूरा भी है जहां तक मुझे लगता है। ये कहते हैं कि इफ अ क्लिनिक इज डूइंग डे केयर सर्जरीज ओनली then it should be well connected with a nearby hospital with proper ICU and critical care facilities if needed in case of an emergency and with a display of a 24 hours emergency number for help। मतलब कि अगर कोई क्लिनिक जो कि सिर्फ डे केयर सर्जरीज करे, यानी वो एक हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इन पेशेंट रह के भर्ती हों और अपना इलाज कराते हों, ऐसे डे केयर क्लिनिक को एक नज़दीकी अस्पताल से टाई अप करके रहना चाहिए जहाँ पे एक प्रॉपर ICU और क्रिटिकल केयर फैसिलिटी हो, और अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो उस अस्पताल का फायदा लेना चाहिए। उसके साथ ही वो अपने डे केयर सर्जरी सेंटर में उस अस्पताल का 24 घंटे का इमरजेंसी नंबर भी डिस्प्ले करके रखें ताकि इमीडिएटली वहां कॉल किया जा सके अगर कोई दिक्कत हो जाए तो। और पांचवा पॉइंट है कि ऐसे किसी भी अस्पताल को या क्लिनिक को जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करनी चाहिए, बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ जरूर खींचने चाहिए। ये मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जो देखा वो नेशनल मेडिकल कमीशन की ओपिनियन थी, कि गाइडलाइंस थे, कि राय थी हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स करने के लिए। मेरी ही कुछ राय है। मेरा मानना है कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। सबसे पहला सवाल जो सोचने का है वो ये है कि आप प्रक्रिया कहाँ करा रहे हो, और उसके बाद सोचने की जरूरत है कि आप प्रक्रिया किससे करा रहे हो। आप प्रक्रिया कहाँ करा रहे हो ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर प्रक्रिया किसी हॉस्पिटल सेटअप में होगी जहां पे ICU की व्यवस्था है, जहां पर इमरजेंसीज को डील करने की व्यवस्था है, तो जरूरत पड़ने पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर करवाने वाले को या हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले को दिक्कत होती है, लेकिन ये एक तरह का सुरक्षा कवच जैसा है। ये बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने जैसा है। जहां भी आप सर्जरी करवा रहे हो वहां इमरजेंसी डील करने की सारी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हों, ये अच्छा रहेगा। अब बाकी फैसला आपको करना है। दूसरा सवाल, आप प्रोसीजर किससे करा रहे हो। अगर हम इस चीज के कानून में घुस जाएंगे कि कानूनी रूप से कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो सब मत सोचिए। आप ये देखिए कि आपको किससे सबसे सारा फायदा है। एक ऐसे व्यक्ति से प्रोसीजर कराने का फायदा है जिसे आप जानते हो, जिसके बारे में आपको मालूम हो, जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपको मालूम हो, जो ट्रेंड हो, एक्सपर्ट हो, काफी समय से इंडस्ट्री में हो, जिसके पास आप जाके मिल सको, बैठ के बात कर सको, डिटेल में सारी बातें डिस्कस कर सको, अपने डर अपने सवाल पूछ सको। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए भविष्य में तो उसके लिए क्या व्यवस्था है पर चर्चा कर सको। मेरा ये मानना है कोई भी अच्छा हॉस्पिटल सेटअप, क्लिनिक, सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, आप जब भी उनसे कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा करोगे तो वो यही कहेंगे कि आप चिंता मत करो, अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो उस कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ऐसा वही व्यक्ति बोल सकता है जिसे एक्सपीरियंस हो, जिसे पता हो कि वो क्या कर रहा है। ये तय करना कि कौन सही व्यक्ति है और कौन सा अस्पताल या सेंटर सही सेंटर है के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कुछ गाइडलाइंस तो दिए हैं, मगर साथ में आप थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी सुरक्षा अल्टीमेटली आपके ही हाथ में है। डिसीजन आपको लेना है
क्योंकि ये एक इलेक्टिव सर्जरी है। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट्स में पूछो। अगर मैं सवाल का जवाब देने लायक हूँगा, मतलब क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ तो मैं कानूनी सवालों का जवाब नहीं दे सकता, तो मैं ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।